अरियारी गांव की फेमस यूट्यूबर रश्मि की मौत हो जाती है। मौत जो है संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, लेकिन जो मायके पक्ष होता है उनकी माँ राधा की तरफ से और सोनू की तरफ से ससुराली जनों पर तमाम गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। आरोप ये लगाया जाता है कि पहले बेटी को मारा पीटा जाता है, उसके बाद स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके ससुराली जन को भेज दिया जाता है। लिखवा लिया जाता है कि अगर कुछ भी होता है रश्मि के साथ तो सारी जिम्मेदारी मायके वालों की होगी। अब जो है ससुराली जन पर जो है कार्रवाई के लिए राधा थाने पर पहुंचती हैं। थाने पर राधा का ये आरोप होता है, थाने के जो पुलिस प्रशासन है उनकी सुनवाई नहीं करती। लेकिन अब फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, अब एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। हमारे साथ आदित्य सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद। आप सर लगातार मामले को कवरेज कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके के हालात बने हुए आप लगातार क्या जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था लोगों को, अब आ चुका है, इसमें क्या है जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो प्रमोद बात सामने आई वो कुछ भी नहीं है। जैसा कि ससुराल वाले लगातार ये कह रहे थे कि वो शादी से पहले से उसको बीमारी थी, वो अपना सर पटकती थी, वो खुद ही मतलब कहती थी सर में बहुत प्रॉब्लम है, दर्द रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई बड़ी गंभीर बीमारी भी नहीं निकली है। और साथ ही साथ क्योंकि 2 महीने का वक्त बीत जाता है, चोट के निशान भी नहीं मिलते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन जो एप्लीकेशन नहीं ली जा रही थी पुलिस के द्वारा, जब हम पहुंचते हैं वहां पर जाकर बात करते हैं एसएचओ से, तो उसके बाद एप्लीकेशन ली जाती है और उसी एप्लीकेशन के तहत जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। आज एफआईआर दर्ज हुई है। आप समझिए कि 14 अगस्त का क्यों सर 14 अगस्त का यह मसला, दरअसल इसमें लेट लतीफी क्या, आप जानते हैं कि गरीब को न्याय मिलना इस देश में बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो गरीब रहता है वो अनपढ़ भी रहता है, क्योंकि गरीबी है तो अनपढ़ भी उसके साथ साथ चलती है, तो उसको चीज़ों की जानकारी नहीं है। जैसे कि पहली बार जब होता है, जब ये राधा बताती है कि हमने मामा को भेजा कि जाके रश्मि को वहाँ से मतलब लेके आओ, तो वो लोग पढ़े लिखे समझदार और समझदारी में अपनी समझदारी का परिचय देते हुए स्टाम्प पे बाकायदे नोटरी के साथ ये लिखा कर कि हम लड़की को भेज रहे हैं, सही सलामत भेज रहे हैं। अगर ये सब कराया जा रहा है तो ये आप सीधे तौर पर समझिए कि पहले से ही कुछ था, इस वजह से ऐसा किया जा रहा था। तो वो पूरी लिखा पढ़ी कर रहे थे। लेकिन जब ये सवाल हमने राधा से पूछा कि जब वहां से लिखा पढ़ी करके आपकी बेटी को यहां भेजा गया और आपकी बेटी में चोट के निशान थे बेटी के, और बेटी कह रही थी हमें मारा गया है, तो उसकी आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि पहले हम अपनी बेटी को ठीक करें, उसके बाद जाकर एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद हम अन्य कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद लगातार एक एक दिन बाद उस लड़की की हालत बिगड़ती चली जाती है और फिर उसको कानपुर के हैलट में इलाज कराया जाता है, फिर उसको लखनऊ के पीजीआई ले जाया जाता है, जहां से उसे रेफर कर दिया, रेफर क्या डिस्चार्ज ही कि अब इसके ज़्यादा दिन नहीं है, अब इसे घर ले जाओ, और अंततः 2 दिन बाद उस लड़की की डेथ हो जाती है। ये फेमस यूट्यूबर थी, उसके भी कई सपने रहे होंगे, वो भी कुछ बनना चाहती होगी, लेकिन ये सारा मामला 1 ही 2 महीने के बीच जो है उसकी ज़िंदगी का अंत हो जाता है। देखो प्रमोद, हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है, और मुझे लगता है कि अरियारी जब से शिवानी बिग बॉस गई और शिवानी जब से ब्लॉग बनाना शुरू किया, उसके ब्लॉग बनाने के बाद से वहाँ लोगों में क्रेज़ आ गया कि हम भी व्लॉगिंग करके यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। और वही क्रेज राधा के अंदर आया था कि राधा शिवानी क्या काम करती थी। तो उसी क्रेज के तहत रश्मि भी वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वो भी कहती है कि हम भी वीडियो बनाएंगे, और वीडियो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। अपना जो थोड़ी बहुत प्रतिभा जो है, चाहे वो डांस की प्रतिभा रही हो, चाहे अन्य प्रतिभाएं रही हो, उन प्रतिभाओं को उजागर करने की कोशिश लगातार वो करती रहती है। ऐसे में उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वहाँ की प्रताड़ना, जैसा कि वो बताते हैं, अब इसके पीछे की सच्चाई क्या, अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, ऑडियो भी जिसमें शोर शराबा हो रहा था कि हाँ उसमें लग रहा था कुछ मतलब गहमा गहमी का माहौल वहाँ पर व्याप्त है। तो अब जो चीज़ें सिरे से खुलनी शुरू होंगी, क्योंकि अभी तक तो पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही थी, आपने देखा था प्रमोद। और ये सोनू ने बताया मुझे, सोनू जो उसका रश्मि का भाई, और राधा ने बताया कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, उनकी शिकायत नहीं हो रही, उनकी एप्लीकेशन नहीं ली जा रही है। वो तो जांच का विषय है, ससुराली जन जो है दोषी है कि या नहीं है, तो बिल्कुल वो पुलिस को तो पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता है एफआईआर। एफआईआर का मतलब ये होता है कि आप पहले दर्ज तो करिए भाई, जो आपके यहाँ एप्लीकेशन लेके आए उसकी एफआईआर आप दर्ज करिए, जांच करिए, जांच में दोषी होगा वो जेल जाएगा, सजा मिलेगी, जो निर्दोष होगा वो छूट जाएगा।
तो आप तो पहले अपनी प्रक्रिया पूरी लेकिन करिए। पुलिस तो पहले ही अपना फैसला सुनाने लगती है। आप किसी के बहकावे में नहीं आइए। सोनू जिस तरीके का आरोप लगा रहा था कि आप जाइए ससुराली जनों से जो है माफी मांगिए। इसीलिए तो हमने वहां लोकल मीडिया को बुलाया ना, फिर लोकल पत्रकारों को फोन किया कि एप्लीकेशन जानी चाहिए, और एप्लीकेशन के माध्यम से हिंदुस्तान में खबर भी छपी, अमर उजाला में छपी, दैनिक में छपी। तो उसका प्रभाव, और आज उसी एप्लीकेशन पे जो उस दिन एप्लीकेशन दी गई थी, उसी एप्लीकेशन के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। अभी सारा कुछ तो दर्ज हो जाता है। मैं चाहूंगा दर्शकों को बताइए सर, एफआईआर में क्या दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। देखिए, एफआईआर की अगर बात की जाए, जो धाराएं हैं वो धाराएं मैं आपको बताता हूं, धाराएं क्या क्या इसमें दर्ज की गई हैं। आप जानते हैं कि 2023 में नए नियम लागू होते, भारतीय न्याय संहिता बन गई, और न्याय संहिता के तहत 80 और 85 ये 2 धाराएं जो लगाई गई हैं। दरअसल ये 85 धारा, इसलिए इसका मतलब मैं समझा देता हूं कि अगर 7 साल के अंदर किसी लड़की की शादी होती है, उसकी वहाँ डेथ हो जाती है, तो इसमें तकरीबन 85 की बात, 80 की बात कर रहा हूँ, इसमें तकरीबन जो है मतलब 7 साल की सज़ा या उम्र कैद भी हो सकती है। ये धारा है। 85 में भी है कि किसी लड़की के साथ प्रताड़ना की जाती है, मारपीट होती है, उसको लेकर है। और फिर 115(2) है, इसमें भी मारपीट का होता है। और दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961, ये सारी धाराएं हैं। इन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और अब ये सिरे से जांच होगी। और ये भी बताना चाहता हूं किन लोगों को इसमें जो है मतलब नामजद किया गया है। नामजद करने वालों का नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें सबसे पहला तो सूरज ही है, और सूरज के चाचा का नाम है, ये देखिए चचिया सास का नाम है, नाम लेकिन अज्ञात है। एक चचिया सास का नाम भी है। मतलब 4 लोगों को नामजद किया गया इसमें। पहला सूरज, जो कि रश्मि का पति था, मतलब पति था ही कहेंगे, अब तो वो रश्मि इस दुनिया में नहीं रही। चचिया सास इनका अज्ञात में है। एक चचिया ससुर अखिलेश है, इनके नाम है। और चचिया ससुर कैलाश, यानी क्योंकि सूरज के पिता थे नहीं, तो सारा जो कुछ कैलाश देखते थे, और कैलाश के भाई अखिलेश ये सब कुछ देखते थे, तो इन दोनों को नामजद किया गया है। और शायद वो जो चचिया सास का नाम हो रहा है, वो हो सकता है कि अखिलेश की पत्नी हो। तो इन सभी लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अब धीरे धीरे कड़ियां खुलनी शुरू होंगी, अब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी। आखिरकार क्या वजह रही कि स्टाम्प पर लिखकर भेजा गया? क्योंकि राधा अपनी बात कर रही हैं, उनके ससुराली जन कुछ और बात कर रहे हैं। रश्मि से बात कर रहे हैं, हम दोषी नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं, राधा कभी रश्मि कभी यहाँ रही नहीं, सिर्फ 15-20 दिन रही। पहले वो 15-20 दिन वहाँ औरैया में, जहाँ उनके चाचा अखिलेश और नीलम रहती थी, चाची वहाँ रहते थे। जबकि उनके जो चाचा कैलाश वो कहते हैं, मैं उसको जो है बेटी की तरह रखता था, बेटी की तरह मानता था। लेकिन जब ऑडियो सामने आया तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बेटी कुछ तरीके से गाली देते हैं क्या? लेकिन देखो प्रमोद, एक बात है, वो जो कुछ रहा हो, वो ऑडियो कितनी क्लैरिफिकेशन, उसका मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन एक बात आप समझिए, जो बात शुरुआत से खटक रही थी, शुरुआत से यही बात खटक रही थी कि आखिरकार एक पत्नी की मौत हो जाने के बाद उसका पति नौकरी पर रहता है। ये सवाल हमने बार बार पुटअप किया है। अगर किसी की पत्नी, भले ही थोड़ी बहुत लड़ाई हो, अनबन हो, ना बातचीत हो रही हो, अलग बात है, लेकिन पत्नी की मौत के बाद पति का दायित्व तो बनता है कि उसके अंतिम संस्कार में वो सम्मिलित हो, और जो भी संस्कार विधि के अनुसार चीजें हैं जो अंतिम संस्कार में की जाती हैं, उन सभी कार्यक्रमों को सही तरीके से की जाए, ताकि मृत आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन सूरज का ना आना, ना सूरज के किसी परिवारजन का आना, ये संदेह पहले से ही कह रहा था कि ये शायद इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन जब इस सवाल को हमने उनके ससुराल जनों से पूछने की कोशिश की, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे घर में राहुल की बेटे की डेथ हो गई थी, ऐसा है, फलाना ढिमकाना, हम परेशान, अस्पताल में। कितना भी कोई परेशान हो प्रमोद, एक बात तो तय है कि ना जाना ये उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, और सूरज के लिए भी समस्या खड़ी कर सकता है। सूरज भी, क्योंकि सूरज ही पति है, और पति को पहुंचना चाहिए। जब हमने ये पूछा कि आपने अंतिम संस्कार भी नहीं किया, उसके लिए भी एक नया बहाना, अब ये क्या कह लीजिए। बीवी मर जाती है और नौकरी कर रहा है, बहुत हर कोई यही सवाल कर रहा था सर। और वहां तो ये भी कह रहे छुट्टी नहीं मिल रही थी। ऐसी कौन सी नौकरी होगी? मैंने आज तक ऐसी कोई नौकरी नहीं देखी है, कितनी भी सरकारी हो, प्राइवेट हो, कितनी भी गंभीर से गंभीर नौकरी करता हो, लेकिन अगर उसके पत्नी की डेथ की खबर उससे दी जाएगी और उसको वो अपने ऑफिस में बताएगा, तो स्वाभाविक तौर पर छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि उसी को सम्मिलित करना, उसी को सब कुछ करना है, उसी को अंतिम क्रिया करनी है, उसी को श्राद्ध में बैठना है, उसी को तेरहवीं करानी है, उसी को सब कुछ कराना है, तो वो तो सम्मिलित होगा ही होगा। कौन है जो छुट्टी नहीं देगा? ये सिर्फ बहानेबाजी थी, ढकोसलीबाजी थी, और अब शायद ये चीज़ें भी खुलकर सामने आएंगी कि वो लोग क्यों नहीं आए थे। क्योंकि कैमरे पर बोलने को तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, बहाना मार देते हैं, अपनी अपनी बातें कह देते हैं, लेकिन स्थितियां अब स्पष्ट होंगी। जब पुलिस दबिश देगी, पुलिस पूछेगी, पूछताछ होगी, तो सामने आएंगी चीज़ें। अब जल्द से जल्द चारों आरोपी को पुलिस कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी करेगी। पुलिस इसमें तत्परता दिखा सकती है। सूरज, कैलाश, अखिलेश और जो आरोपी चचिया सास हैं। अभी देखिए, पूरे देश में महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर रोष है प्रमोद। जिस तरीके से बंगाल की घटना आती है, उसके बाद
फिर बंगाल की घटना आने के बाद उत्तराखंड के देहरादून में इस तरीके के नर्स के साथ अत्याचार मतलब होता है, दुराचार होता है उस लड़की के साथ, और लगातार महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए मुझे लगता है आदि सर एक और गंभीर ये मामला है कि अगर कोई गरीब थाने में जाता है तो उसकी जब सुनवाई नहीं होती है तो क्या योगी सरकार कर क्या रही? योगी सरकार क्या ऐसी पुलिस है जो जिनकी पुलिस का स्लोगन ही यही है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर? क्या योगी की पुलिस ऐसे ही तत्पर रहती है? वो तत्पर किसकी सेवा में रहती है? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस जो है वो नेताओं के आगे पीछे घूमने में, उनकी सिक्योरिटी में, उनका प्रोटोकॉल फॉलो करने में और बड़े लोगों की सुनवाई करने में ही बिजी रहती है। अगर गरीबों की वास्तविकता में सुनी जाती होती तो ये पुलिस एक अधिकारी जो एसएचओ पद पर तैनात है वो बैठा होता और ये कहता कि ठीक है आप एप्लीकेशन लाइए, जो भी होगा मैं उचित समुचित कार्रवाई करूंगा, ना कि ये कहता कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप एप्लीकेशन ना दीजिए, आप ऐसा ना कीजिए, आप जो है जाइए घर बैठिए और जाइए उनके घर जाइए माफी मांगिए। यानी पीड़ित परिवार को ये कहा जाता है कि वो जाए उनके घर और वही माफी मांगे, वही बातचीत करे। और सबसे शर्मनाक ये बात कहता है कि आप जाकर के गांव में पता कर लीजिए। ये तो पुलिस का जांच है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर? बिल्कुल भाई देखो, एप्लीकेशन देना, किसी प्रार्थना पत्र जो होता है वो कोई भी दे सकता है और पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और ये पुलिस का दायित्व भी बनता है। लेकिन उस समय अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे पहुंचने के बाद जब हमने पूछा कि आप देखिए जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, एप्लीकेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है एप्लीकेशन दिला दीजिए। तब एप्लीकेशन ली जाती है। यानी अगर मैं ना पहुंचता या मीडिया ना पहुंचती से तो कर लिया जाए तो एप्लीकेशन भी शायद ना ली जाती, डांट फटकार के उन लोगों को भेज दिया जाता और फिर वो लोग भी सोचते अब कहाँ सर पटकेंगे, घर बैठो, हो गया जो होना था। क्योंकि आदमी जब एक दो बार दौड़ भाग करता है तो उसके बाद वो हताश हो जाता है कि हम गरीब हैं और गरीबों का तो कोई साथी नहीं होता, गरीबों को तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर, ऐसे ही कुछ करके बस ऐसे ही उनका मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और ऐसे कितने मामले होंगे प्रमोद, एक तो हमारे सामने आ गया, ये हमने देखा, हमने इसको कवर किया और शायद इसी की वजह से आज ये मामला हाईलाइट है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ऐसे कितने हजारों मामले होंगे, लाखों मामले होंगे जिन मामलों में गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, जिन मामले में गरीब तड़पता रहता है। आप देखिए कि पिछले कई दिनों से कागज नाम की एक मूवी आई थी जिसमें पंकज त्रिपाठी ने बड़ा अच्छा रोल निभाया था। ऐसे कई मामले तुम जाओ कि उनका पता लगता है उनको उनका मृतक सर्टिफिकेट बन गया है, कागज जो मरे हुए साबित हो रहे हैं और वो ले जाके अपने को दिखा रहे नहीं मैं जिंदा हूं साहब जिंदा हूं। ऐसी हर जिले से 10-5 खबर ऐसी आ जाती। क्यों होता है ऐसा? ये सिर्फ और सिर्फ इसका खेल है, भ्रष्टाचार का खेल है। और भ्रष्टाचार करके देश को गर्त में ले जाने का काम ऐसे लोग करते हैं, अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं करते। जबकि आप भी जानते हैं पुलिस कौन है, अधिकारी कौन है, ये जनता के नौकर हैं, जनता के लिए ही इन्हें अपॉइंट किया गया है, उन्हीं के काम के लिए अपॉइंट किया गया। लेकिन जब उनका ही काम, अब महिला हेल्प डेस्क बन गया है, हर जगह डेस्क बने हुए हैं, लेकिन उन डेस्क का क्या मतलब है? जब अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखवा पा रहे हैं, आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे, तो ऐसा क्या मतलब है? लेकिन फिलहाल अब जो है, मैं अब धन्यवाद भी करूंगा क्योंकि अब कार्रवाई आगे बढ़ रही, तो मैं धन्यवाद करता हूं कि इस मसले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और ये पता करना चाहिए जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोषों को बख्शा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। अब रश्मि को जो न्याय की उम्मीदें रश्मि के लिए उनकी मां लगातार गुहार लगा रही थी, सोनू लगा रहा था, कहीं न कहीं न्याय की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें।